जी हां, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में जनादेश बिल्कुल साफ हो गया है। हरियाणा में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। जी हां, शुरुआती रुझानों के बिल्कुल उलट लगातार तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाने जा रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की बनने जा रही है सरकार। एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं और ऊपर के स्टूडियो में हमारे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं, जो डेटा मुशाए के साथ हर डेटा का एनालिसिस करके आपके सामने रखेंगी बिग पिक्चर। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, नतीजों के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बहुमत मिलने जा रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बड़ा बयान ऐसे वक्त में जब बीजेपी 48 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 36 सीटों पर आगे है, यानी बहुमत से काफी पिछड़ती नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं, सुनिए। कि डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। जो मेरे पास खबर है, वी आर टचिंग द मेजॉरिटी, कांग्रेस इज गेटिंग मेजॉरिटी, कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल रही है। डेटा और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सैनी शाम तक दिल्ली आ सकते हैं। जो खबर मिल रही है, दिल्ली में बड़े नेताओं से आज मुलाकात हो सकती है नायब सिंह सैनी की। और अब आगे जीत के बाद जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, उन्हीं की अगुवाई में ही दरअसल चुनाव लड़ा गया और उन्हीं की अगुवाई में इतनी बड़ी जीत दर्ज हुई। अब बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, एक बार फिर मुहर लगेगी उनके चेहरे पर। और क्योंकि जैसा कि संकेत मिल रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री भी यही होंगे नायब सिंह सैनी, तो क्या मुहर लगाएगी जो बीजेपी के आला नेता हैं, वो इस बात पर मुहर लगाएंगे। इसी को चर्चा या मंथन करा जाएगा और बड़े नेताओं से मुलाकात का दौर अब शुरू हो जाएगा। नायब सिंह सैनी आ रहे हैं दिल्ली और आज कर सकते हैं कई बड़े नेताओं से मुलाकात। इस बात को लेकर मंथन होगा। अब सीएम की कुर्सी को लेकर, शपथ को लेकर मंथन होगा। आगे जो रणनीति बनाई जाएगी बीजेपी की ओर से, उसको लेकर बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक बना दी है। एक बार फिर से जीत दर्ज की है, बड़ी जीत दर्ज की है बीजेपी ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जीत के बाद विनेश फोगाट का रोड शो, ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। विनेश फोगाट ने जीत दर्ज कर लिया। इसके बाद उनका रोड शो जुलाना में उनका रोड शो होने वाला है और तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सच्चाई की जीत हुई। विनेश फोगाट ने अपनी जीत पर यह बड़ी बात कही है, हर संघर्ष करने वाली महिला की जीत उन्होंने इसे बताया है। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए। बिल्कुल लेके जाएंगे। देखो, लोगों ने मुद्दों के ऊपर ही वोट दिया है, ना हमने जाति धर्म के ऊपर हमने वोट मांगा, ना हमने कास्टिज्म पे मांगा है। लोगों ने उम्मीद करके वोट दिया है, वो बदलाव चाहते हैं, वो जुड़ाना का विकास चाहते हैं, तो हम उसके लिए काम करेंगे हमेशा। सरकार बनती नहीं दिखाई दे रही है। अभी वेट करो, जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता है। खेल के क्षेत्र में हमेशा सीखा हमने, हार से पहले हार और जीत से पहले जीत कभी नहीं माननी चाहिए। मेडल की कमी पूरी करती, मेडल की कमी। देखिए, मेडल अपनी जगह होता है, ये क्षेत्र अपनी जगह पे है, हर क्षेत्र की अपनी एक खूबसूरती है। लोगों ने प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा दिया है, मेडल से बढ़ के दिया है और हमेशा उसे जो के रखने का काम मैं करना चाहूँगी। राजनीतिक पृष्ठभूमि में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? पहली बार मैदान में उतरे थे। अच्छा था, मतलब वही सेम लोग थे, सेम अपना परिवार था, क्षेत्र अलग था, लेकिन इधर भी प्यार और जो सम्मान मिला है, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पहले खिलाड़ी के नाते था, अभी राजनीति में आई हूं तो वो चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। अभी मौका है वो कर्ज चुकाने का और परमात्मा ने मौका दिया, लोगों ने विश्वास जताया है, तो वो कर्ज चुकाने का हम पूरी कोशिश रहेगी 5 साल तक। से बात हुई, कोई बधाई, कोई संदेश आगे के लिए? आप लोग मतलब अभी हम निकले हैं, बात किसी से हो नहीं पाई है, लेकिन सभी अभी कैंडिडेट का चल रहा है, सभी अपना चेक कर रहे हैं, तो जैसे ही सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो हम सबसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? देखो, मैदान में तो हर संभव चीज़ें रहती है, वही मैं बात वही बोल रही हूँ कि जीत से पहले जीत और हार से पहले हार मैं कभी मानती नहीं हूँ और लोगों ने प्यार प्रेम दिया है। विनेश फोगाट कह रही हैं कि जीत से पहले जीत और हार से पहले हार मानती नहीं है। हालांकि फिलहाल जीती हैं तो जीत के लिए जश्न मनाया जा रहा है, रोड शो निकाला जा रहा है। हालांकि कांग्रेस सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन उसके लिए भी वो कह रही है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। तो
तो विनेश फोगाट को आपने सुना, जुलाना के विकास के लिए काम करूंगी कहती नजर आ रही हैं विनेश फोगाट। और हरियाणा के नतीजों पर कांग्रेस में सवाल खड़े होने लगे हैं। हरियाणा कांग्रेस की नेता सुभाषिनी यादव ने नतीजों पर सवाल उठाए। सुभाषिनी यादव ने कहा है कि बहुजन को साथ लेकर चलना पड़ेगा, शुरुआत और अंत यही है, ये कह रही हैं सुभाषिनी यादव। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाषिनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम सुन रहे थे, उन्होंने उम्मीद का दामन अभी तक छोड़ा नहीं है। कह रहे हैं कि रुकिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुमत मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। लेकिन आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं कि बहुजन को लेकर साथ चलना होगा, कल्याण तभी है, इसका मतलब क्या है, क्या कहने की कोशिश है? देखिए, इंतज़ार तो मैं भी अभी भी कर ही रही हूँ। इन नतीजों पर मुझे अभी भी यकीन नहीं है, और जो मेरी ट्वीट का आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, मेरी प्रतिक्रिया भी उसी के ऊपर आधारित है। यकीन किसी को भी नहीं हो रहा है जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, जनता ने इस बार बदलाव चाहा था। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से क्रिकेट में हम देखते हैं आखिरी ओवर, आखिरी बॉल तक मैच भी पलट सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी भी हम काफ़ी सीटों पे बस कुछ ही मार्जिन से पीछे चल रहे हैं जी। और जिस तरीके से हम ट्रेंड देखते हुए आए हैं कि जब जब बीजेपी हार रही होती है, तो या तो इलेक्शन कमीशन की साइड धीरे हो जाती है या फिर काउंटिंग धीरे हो जाती है। तो अभी आप शाम तक इंतज़ार करिए। नहीं, ठीक है, थोड़ा इंतजार और कर लेंगे सुभाषिनी जी। लेकिन जो आपने कहा है, जो आपने लिखा है कि बहुजन को साथ लेकर चलना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, क्या कांग्रेस पार्टी आपके हिसाब से बहुजन को साथ लेकर नहीं चल रही है, जिसे आप शुरुआत और अंत भी मान रही हैं? मैंने अपने ट्वीट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कांग्रेस पार्टी को बहुजन को साथ लेकर चलना पड़े65 जिस तरीके के, मैं फिर से कह रही हूँ, परिणाम आए, जो आपके चैनल्स ने भी दिखाए, टीवी पे भी कल से चल रहे थे कि जहाँ पर 65 से 70 आप कांग्रेस पार्टी को सीटें दे रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये परिणाम इतने कम आ गए, कितने आधे से भी कम दिखने लगे हैं। पर अभी भी मुझे उम्मीद है कि ये परिणाम ऊपर जाएंगे। तो उस चीज़ के ऊपर मेरी एक प्रक्रिया निकली थी, मैंने पार्टी के ऊपर नहीं डाली है। कहीं ना कहीं अगर हमारी कुछ कमियां रही हैं या जो कुछ भी, उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर कहूँगी कि आखिरी ओवर तक हमको इंतज़ार करना चाहिए, आखिरी दम तक लड़ाई लड़नी चाहिए, और हम लोग देखिएगा निश्चित तौर पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं आखिरी दम तक हम लड़ेंगे और आखिरी बॉल तक हार जीत का फैसला तभी किया जाएगा। लेकिन अगर अभी वर्तमान में जो नतीजे हैं, जो सामने हैं, जो भी ट्रेंड्स हैं, अभी आखिरी आप इंतजार करेंगे फाइनल रिजल्ट्स का, 48 बीजेपी को और 36 कांग्रेस को। अगर यही नतीजे रहते हैं, तब आप क्या कहेंगी, कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा, क्या फैक्टर्स रहे? आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा और ये एनालाइज होगा आगे, लेकिन आप क्या मानती हैं? आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मैं आपके सवाल को सुन नहीं पाई। मैं कह रही हूं, अगर यही सिचुएशन रही 48 और 36, तब आप क्या कहेंगी? तब कांग्रेस को नुकसान क्यों हुआ? इन फैक्टर्स पे क्या बोलेंगे आप? तो आप मेरे से तब बात करिएगा। अभी कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ है, आप देखेंगे कि हम लोग अभी भी, मैं कह रही हूँ आपको, 10 से 12 सीटों पर हम लोगों का जो डिफरेंस है, कुछ मात्र 100 से लेकर 500 वोट का डिफरेंस है। ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। शाम तक देखेगा, अब नतीजे पलटेंगे। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। और इस बीच देखिए, नतीजों पर अपने पार्षदों के साथ संवाद में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर चुनाव, हर सीट मुश्किल होता है, भगवान हमारे साथ है और ये दिखता है। अति आत्मविश्वास में मत रहना, चुनाव जीतना एकमात्र लक्ष्य हो। इन तमाम बातों का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के नतीजों पर आम आदमी पार्टी ने खुशी जताई है। हरियाणा में नतीजों की समीक्षा करेंगे, ये कहना है आपका। और दूसरी तरफ कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बना रही है, इसको लेकर खुशी जताई गई है आपकी तरफ से। आम आदमी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर के परिणाम से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतने सुदूर इलाके में डोडा के अंदर आम आदमी पार्टी के युवा नेता महराज मलिक जी जीते हैं।
और जुझारू नेता हैं, बहुत ज़मीन पर उस व्यक्ति ने काम किया है। बहुत खुशी है पूरी आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी का कारवां, अरविंद केजरीवाल जी का कारवां, उनकी ईमानदारी की राजनीति देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। और मैं समझता हूं कि जो मॉडल हमारा दिल्ली पंजाब का है, अब उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर में भी शुरू होगी। हरियाणा के जो परिणाम आए हैं उसके बारे में हम लोग बैठेंगे और उसके बारे में समीक्षा करेंगे। तो देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और दिलचस्प भी कि हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है, लेकिन जम्मू कश्मीर में खाता खुल गया और आम आदमी पार्टी का पहला विधायक डोडा से चुना गया है, जिनका नाम है महराज। लेकिन हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की जोरदार टक्कर शुरुआती रुझानों में नजर आई और अब जो चीजें हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में नजर आ रही हैं। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद उलटफेर हुआ। हरियाणा में हार जीत का फैक्टर क्या रहा, ये देखिए। चुनाव से पहले सीएम फेस बदला बीजेपी ने और इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो सीएम फेस पर अंदरूनी कलह सामने आई। सीधे सीधे कुमारी सैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तीनों के बीच। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो महिला, किसान, नौजवान, इन्हें टारगेट किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका फायदा मिला। कांग्रेस ने अग्निवीर, किसान, पहलवान ये मुद्दे उठाए, लेकिन ये मुद्दे चलते नहीं दिखे हरियाणा के अंदर। बीजेपी ने नए उम्मीदवारों को टिकट दिया और कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में गलत रणनीति बनाई। ये बातें अब कही जा रही हैं जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि हार जीत का फैक्टर दोनों के लिए क्या रहा। बागियों को अहमियत नहीं दी गई बीजेपी में और कांग्रेस में पार्टी में बढ़ती गुटबाजी से नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर जातिगत समीकरण नाकाम होता नजर आया कांग्रेस पार्टी का। वहीं बीजेपी गैर जाट वोट लामबंद करती नजर आई और इसका उसे फायदा हुआ। बीजेपी का ग्रामीण इलाकों पर फोकस रहा, इसका भी उसे फायदा मिला और कांग्रेस ओबीसी वोट कैश नहीं कर पाई, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता साफ नजर आ रहा है। मोदी को टारगेट करके कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा कैंपेन आगे बढ़ाया, यह भी चला नहीं। चुनाव में बीजेपी ने जो आक्रामक प्रचार किया उसका फायदा मिलता हुआ भी नजर आया। राकेश सेठी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। राकेश जी, क्या अब एनालिसिस शुरू होगी या अभी भी आप लोग इस बात पर ही टिके रहेंगे कि थोड़ा और इंतजार कीजिए, रुको जरा, सब्र करो? अभी भी यही लाइन है क्या पार्टी की? नमस्कार। आपका जो चैनल में मुझे दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को आपने 48 दिया, कांग्रेस को 36 जी। अगर इलेक्शन कमीशन के जो साइट पे अभी तक सिर्फ 12 या 13 जो कैंडिडेट्स का है उनका फैसला आ चुका है। हमें उम्मीद है और मैं आपके माध्यम से तमाम जो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट है कैंडिडेट्स को बोलना चाहूँगा, आखिरी दम तक हमें पोलिंग एजेंट्स को भी मतदान जहाँ पे हो रहा है, काउंटिंग हो रहा है, वहाँ पे रुकना चाहिए और जहाँ पे ज़रूरत पड़ा रीकाउंटिंग भी कराना चाहिए, क्योंकि इस तरह ये एक षड्यंत्र है कि कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ता कैडर का मोरल तोड़ने का बात है। क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 13 सीटों का हमें डिसीजन दिया है तो बाकी ये चैनल्स के पास कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कल तक हमने ये 13 सीटें तो वो होंगी ना जिनमें हार जीत जो है वो फाइनल हो गई है, लेकिन हम उनका भी जिक्र कर रहे हैं जिनके रुझान हमारे सामने। 48 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 3.25 होने वाला है। राकेश जी, थोड़ा सा तो हमें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा ना। मैं पहले देखिए, आपके चैनल पे भी कल एग्जिट पोल चल रहा था, आपको ये विश्वास नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी को ये नंबर्स आएंगे, खुद प्रधानमंत्री जी को विश्वास नहीं, इसलिए तो 4 रैली किया हरियाणा में और उसके बाद वो चले गए महाराष्ट्र। तो जब भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं, आखिरी दिनों में अपने मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा उनको, तो ये सब फैक्टर्स आप देखिए ना। और जो अग्निवीर का इशू है, राकेश जी जानकार ये कह रहे हैं कि 3.25 से आगे बढ़ गई है सुई, ऐसे में अब ऐसा बड़ा उलटफेर नहीं होगा, 2-3 सीटें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज हो सकती हैं, लेकिन कुछ लब्बो लुआब इसी तरह के नतीजे ही होंगे। 18 राउंड फिर क्या करेंगे? देखिए कुल 18 राउंड्स है या 19 राउंड्स है, अभी तक अगर आप देखते हो मैक्सिमम सीट्स के 11 या 12 राउंड हो चुके हैं, तो अभी भी बाकी है
और जैसे हम मेरे से पहले जो प्रवक्ता उन्होंने बताया कि मार्जिन भी आप देखोगे 700-800 कई 1200 का, तो ये आगे जैसे राउंड चेंज होगा हमें विश्वास है। मगर जो आप लोग दिखा रहे, अगर इस तरीके का अगर रिजल्ट रहा, ट्रेंड रहा और आखिरी में ये फाइनल नंबर्स है, तो फिर ये बहुत ही शॉकिंग रहेगा और इसके ऊपर कुछ कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी विश्वास नहीं करेगी। ठीक है, अभी कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में, जैसा कि मैं आऊंगी सर आपके पास, एक प्रतिक्रिया सुनवा दूं। मैं आऊंगी सर आपके पास। हरियाणा में मिली जीत के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है, कहा सारे किसान और पहलवान हमारे साथ हैं। हरियाणा की जनता ने सबक सिखा दिया, मोदी पर भरोसा किया, जुमला राहुल के जुमले पर नहीं भरोसा किया। पहलवान, किसान और क्या क्या जो, और सारे किसान और पहलवान तो हमारे साथ थे, जुमला उनके साथ था। लेकिन इलेक्शन कमीशन के आंकड़े सामने आने में देरी हो रही है। आज ये बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने भी वो बात दोहराई है जो जयराम रमेश की तरफ से कही गई थी। सैलजा ने कहा कि मतगणना के रुझानों में देरी की जा रही है। सुबह का रुझान कुछ अलग था, अब का कुछ अलग है। रुझान अटके हुए क्यों है, यह सवाल कुमारी सैलजा की तरफ से भी उठाया गया है। रुझान बदलेंगे और कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी, ये कहा है कुमारी सैलजा। और नायब सिंह सैनी कुछ बोल रहे हैं इस वक्त, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना उनका। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूँ। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है, वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोहाना की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूँगा। मैं सर्टिफिकेट लेने जाऊँगा। नहीं, अभी मैं ज्योतिषर में भगवान श्री कृष्ण की भूमि को प्रणाम करने जाऊँगा। शेड्यूल कास्ट आप लोग घूमते थे, उन्होंने आपको वोट दिया। और जीत का पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है, ये कहा है नायब सिंह सैनी ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और उनके पीछे समर्थकों की लंबी चौड़ी कतारें भी हमें नजर आई। शिवम त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शिवम, ये कैसे कर दिखाया हरियाणा में आप लोगों ने? कहां तो बातें हो रही थी कि सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, यहां तक कि आप लोगों को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा ऐन मौके पर। लेकिन शुरुआती रुझानों में कहानी कुछ और उसके बाद से जो पासा पलटा वो पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में। देखिए समीर जी, वो कहते हैं ना कि कभी कभी हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इनिशियल जो ट्रेंड्स थे वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिखाए, उसके बाद लगातार कहा जा रहा था कि भाई ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा इंतजार तो कीजिए। हाँ। लेकिन थे हमारे कुछ लोग जो इतने खुश हो गए, कांग्रेस वाले अपने आप को 65-70 पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा दिया था। मैं कहा रुकिए तो सही, अभी थोड़ा तो इंतजार कीजिए। देखिए विषय साफ है, इस देश में एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हुई है और वो ये कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग कोई भी पार्टी कहीं पर भी अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक बबल बना ले जिसमें उनको लगता हो कि किसान भी नाराज़ है, जवान भी नाराज़ है, नौजवान भी नाराज़ है,
पहलवान भी नाराज है, लेकिन कैसे होगा? अगर हम रियलिटी में बात करें, भाई किसान की अगर हम बात करें तो 24 फसलों पर एमएसपी उनको हरियाणा में मिली, देश में पहली बार किसी राज्य में मिली, क्यों नाराज होंगे वो हमसे? पहलवानों की अगर बात करें हिंदुस्तान में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपका तो जो है पत्रकारिता का करियर भी बहुत लंबा है, कोई एक ऐसा दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इस देश के खिलाड़ियों के साथ इतने आत्मीयता के साथ, और चाहे वो कहीं से भी आते हों, ओलंपिक से लेकर क्रिकेटर्स के साथ, हर किसी के साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्ट हुआ हो। जिस तरीके के वीडियोस, फोटोज़ वो आते हैं, क्या हरियाणा में बैठी हुई कोई किसी खिलाड़ी की माँ जो एस्पायरिंग खिलाड़ी है, जो आगे जाकर कुछ बनना चाहता है, उनको वो दिखाई नहीं देता कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस तरीके से करते हैं? आप किसानों के, पहलवानों के कंधे पर रखकर बंदूक अगर चलाना चाहते हैं, राजनीति अगर करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। आज के ज़माने में डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, मीडिया है, हर कोई जानता है कि किसके क्या एजेंडाज है। आगे आइए, अगर मैं बात करूं खास तौर पर जिस तरीके से महिलाओं को, पिछड़ों को लगातार जो है, लेकिन शिवम अभी यकीन नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी को, थोड़ा इस पर भी तो बात कर लीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं अभी देखिए तस्वीर का रुख जो है एक बार फिर पलटेगा, कांग्रेस को ही बहुमत मिलेगा। पिछले 20 चुनाव बताइए जहां पर इनको विश्वास हुआ हो, जब ये हारे हैं, जीतते तुरंत विश्वास हो जाता है इनको। जनता पर इतना शक करना जरूरी नहीं है। अभी कह रहे हैं कि जितना भी इलेक्टोरल चीजें आ रही है, अभी मामला लेट चल रहा है, इलेक्शन कमीशन काउंटिंग स्लो कर रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आजकल के जमाने में तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन पुराने जमाने में जब हम स्कूल जाया करते थे बहुत ज्यादा रोते थे। इतने तो 2 साल के बच्चे रोंदू नहीं होते जितनी कांग्रेस हो गई है। एक ही डेट में 2 राज्यों में 2 नतीजे आए, एक से खुश है, एक से नाराज है, क्योंकि एक जगह जीत गए, एक जगह हार गए। ऐसे नहीं हो सकता भाई। लगातार उनकी तरफ से तो प्रहार ये भी हो रहा है कि क्यों लेट किए जा रहे हैं नतीजे घोषित करने में, इलेक्शन कमीशन लेट कर रहा है, शिकायत की चिट्ठी भी लिखी है और कांग्रेस ने। मैं आऊंगी शिवम आपके पास। हरियाणा चुनाव के रुझानों पर टीवी9 संवाददाता रजनीश रंजन ने कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा कुमारी सैलजा की तरफ से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे अब आने लगे हैं और रुझानों में जिस तरीके से सुबह कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बढ़त बनाई थी, अब नतीजे बिल्कुल उसके उलट आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा हैं। मैम, आप लोग एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद कर रही थी कि 10 साल बीजेपी का शासन था, लेकिन ये प्रो इनकम्बेंसी रिजल्ट में नज़र आ रहा है। कांग्रेस रुझानों में काफ़ी आगे थी, लेकिन नतीजे उस तरह के नहीं। नतीजे जो हमारी उम्मीद थी बिल्कुल उससे बहुत नीचे हैं। हम 60 और 60 प्लस का भी हम दावा कर रहे थे, प्रचंड बहुमत का हम दावा कर रहे थे, एक अच्छी कंफर्टेबल मेजॉरिटी का हम दावा कर रहे थे। तो वो सारी बातें नहीं हो पाई, कुछ कमी रही हमारी, और भाजपा ने और ढंग से जो ये इस चीज़ को खेला। तो फैक्टर्स तो दोनों हैं, हमारे भी हैं, उनके भी हैं। कहीं किसी क्षेत्र में वो ज़्यादा ठीक से मैसेजिंग कर पाए लोगों में, और किसी क्षेत्र में हम जो लोगों की उम्मीद थी या लोगों तक सही बात हम पहुंचाना चाहते थे या पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे थे, वो हम नहीं पहुंचा पाए। इनके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, अभी तो मैं आपको केवल एब्स्ट्रैक्ट में ही बता पाऊंगी, स्पेसिफिक बताने की स्थिति में मैं इस वक्त नहीं हूँ, लेकिन कमियाँ तो हमारी रही हैं। आप लोग मैम बहुत इमोशनल इश्यूज़ के साथ कैंपेन में थी, पहलवान, किसान, जवान, ये सारे इश्यूज़ थे। आपको लगता है कि जनता तक आपकी बातें नहीं पहुंच पाई, कैंपेन में कुछ कमी रह गई थी, मैसेजिंग नहीं हो पाया, और हरियाणा में लीडरशिप में कई तरह के टकराव की खबरें भी आती रही, क्या उसका असर भी वोटिंग पे पड़ा? बहुत सी बातें हो सकती हैं, टकराव की तो नहीं। देखो, ये तो ग्रुप्स कहें कुछ कहें, ये तो सभी पार्टियों का हिस्सा है, लेकिन वो लोग उस लोगों के सामने क्या पिक्चर जाती है और लोग उसको कैसे समझते हैं, वो बातें तो पार्टियों को देखनी पड़ती हैं, देखनी चाहिए। टिकट बंटवारे में भी आपको लगता है कि और ज़्यादा लिबरल अप्रोच पार्टी की ओर से अपनाया जाना चाहिए? आप खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, एक दूसरे सीनियर नेता रणदीप जी वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे, आप लोग चुनाव नहीं लड़े, क्या ये भी आपके सपोर्टर्स तक ये सारी चीज़ें गई? लेकिन रणदीप जी के तो बेटे लड़े ना। आप नहीं लड़ी चुनाव? नहीं, मैं नहीं लड़ी। आप लड़ना चाहती थी? आप लड़ती तो उसके बाद सवाल जवाब ऐसे थोड़ा ही है, ये तो पहले भी बात थी। अगर आप चुनाव लड़ती तो कुछ स्थितियां बदल सकती थी। देखो, ये चीज़ें तो देखने वाली, बाद में इनका विश्लेषण करने वाली बात है। एक सवाल मैम बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि बीजेपी जब पहली बार 2014 में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव जीती थी, इस बार उससे भी ज़्यादा सीटें उनको मिली है।
तो ये मतलब इस तरह का प्रो इनकम्बेंसी कैसे हो सकता है जब कांग्रेस पार्टी तमाम इश्यूज़ के साथ, तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच में है और अपनी बात नहीं रखता? इसको मैं देख रही हूँ कि क्षेत्रों में भी, अलग अलग क्षेत्रों में पैटर्न बहुत अलग हैं, तो कई मिक्स्ड बातें हैं इसमें, इनको देखना होगा, बहुत मिक्स्ड बातें हैं। ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में इस बार हर बार की तरह इस बार भी जाट और गैर जाट का ये पूरा पोलराइजेशन था, काउंटर पोलराइजेशन भी हुआ, उसकी वजह से भी चीज़ें हुई। जो नेतृत्व है वो जाट लीडर्स के पास है, इस तरह का मैसेज हरियाणा के लोगों में था, इसलिए जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत प्रोफाउंडली सामने नहीं आए। पार्टी इन चीज़ों को देखेगी और फिर उस पर पार्टी के अंदर विचार विमर्श होगा इन चीज़ों का। कुल मिला के मैम, रिजल्ट से आपका एक लाइन का अगर आपके रिमार्क्स चाहिए तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह एक नहीं हो सकती, कई होती हैं, और इसको हम देखें और आगे के लिए हम कांग्रेस पार्टी इंट्रोस्पेक्शन करके आगे बढ़ें, क्योंकि लोगों की भी उम्मीदें हैं और हमारा सबसे ज़्यादा कोई निराश होगा तो हमारा वर्कर होगा और हरियाणा के लोग होंगे। तो उनके लिए हम आगे के लिए क्या दिखा सकेंगे, क्या हमको करना होगा, इस पर पार्टी को गंभीरता से विचार हम सब मिलकर करेंगे। जिम्मेदारी भी तय होगी, ये तो पार्टी हाईकमांड देखेगी। कुमारी सैलजा को आप सुन रहे थे, हरियाणा की बड़ी कांग्रेस नेता। उनकी तरफ से कहा गया नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं है, जो सोचा था वो नहीं हुआ, जो रणनीति बनाई थी वो भी नहीं हुआ। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा है। पुष्पेश सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे शुरुआत करते हैं। कांग्रेस अभी मानने को तैयार नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसे नतीजे आएंगे, क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल में ये बताया ही नहीं गया या एनालिसिस ये नहीं कह रहे थे ग्राउंड जीरो से कि कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, और ऐसे में विश्वास नहीं हो रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि क्यों कांग्रेस को नुकसान हुआ, क्या ऐसे हार के फैक्टर रहे? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के नुकसान के अनेक कारण हैं, जिनका विश्लेषण आने वाले दिनों में होता रहेगा लंबे समय तक। मुझे थोड़ी हंसी अब आ रही है जब इस तरह के रुझान देखने के बावजूद, जब लगभग हार जीत तय हो चुकी है, बहुत फेरबदल की गुंजाइश नहीं है, हुड्डा साहब फरमाते हैं कि आखिरी गोल हम मारेंगे। तो मेरा पूछने का मन करता है वो सेल्फ गोल होगा या क्या होगा? वो तो आपने पहले हाफ में ही सेल्फ गोल मार लिया अपने आप को, तो आखिरी गोल मारने का इंतजार क्या कर रहे हैं आप? और कांग्रेस का एक हद तक जो अहंकार है कि करिश्माई नेता राहुल गांधी सब कुछ ठिकाने लगा देंगे, उसका वो भरम भी टूटना चाहिए मेरे ख्याल में। उनके जो सलाहकार हैं, जो बड़े वाकपटु हैं, जुमलेबाज हैं, फिक्रे कर सकते हैं, रुपरास अलंकार, तुकबंदी, जवान, संविधान, पहलवान, सब आप कह लीजिए जो कुछ कहना चाहें। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को भूल गई कि भाजपा खुलकर धर्म और राजनीति का प्रयोग भी करती है। बाबा राम रहीम निकल के बाहर आ जाते हैं, जो अभियुक्त हैं जेल में सजा याफ्ता हैं, क्षमा कीजिएगा, आप सही, आपने दुरुस्त किया मुझे, और वो आने के साथ अपील करते हैं कि भाजपा को मेरे सारे भक्तगण वोट दें। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये सबका इल्म पहले से नहीं था। आपका संगठन कहीं नामलेवा नहीं है, और आप दिल्ली में बैठकर, और जहाँ तक आपने बात की एग्जिट पोल्स का, तो फिर हम चुनाव का नाटक ही क्यों कर रहे हैं? हम एग्जिट पोल को इस देश का भविष्य तय कर लेने दें। 5 एग्जिट पोल हो, वो पोल्स का पोल हो जाए और हमारे संविधान के परिवर्तन की तैयारियाँ भी हो जाएँ। मुझे लगता है कि कुछ बातें जिससे स्पष्ट हुई हैं, जो सियासत पुश्तैनी होती थी उसका जड़ से सफाया हो गया है। बड़े बड़े नेता, वो भजनलाल का परिवार हो, बंसीलाल का परिवार हो, रावों का परिवार हो, सुरजेवाला परिवार हो, या कोई आप गिनिए, ये एक बात है। दूसरी बात जो याद रखने लायक है कि इस चुनाव में अब तक, आज अब मोदी मैजिक की बात हो रही है, इसके पहले तक न मोदी वहाँ अब पहचान के लिए जाने को तैयार थे, न शाहजी वहाँ जाने को तैयार थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपकी तरफ से कही गई हैं। अक्कू जी लगातार कुछ नोट कर रहे हैं, और कुमारी सैलजा का जो बयान हमने अक्कू जी चलाया अभी, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि जाट वोटर्स को ज्यादा तवज्जो देने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी से ये गलती हुई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा? जो गैर जाट वोट बैंक था वो कंसोलिडेट हो गया बीजेपी के पक्ष में, और नुकसान हो गया कांग्रेस पार्टी को। ये हुआ है क्या सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश इसी तरीके से थी कि अपनी संभावनाओं से ज़्यादा दूसरे की संभावनाओं पर काट की जाए और फिर अपना वोट बैंक बनाया जाए। तो जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया मामला, और यही उसकी कोशिश थी जिसमें वो बहुत सफल हुई। और फिर उसके बाद में, क्योंकि नायब सिंह सैनी को जिस तरीके से बनाया गया, वो उनका वोट बैंक उसमें जुड़ गया। तो जाट जो सबसे प्रभावी वोट बैंक था,
उसको एकजुट होने दिया गया और उसकी गूंज ज़्यादा सुनाई दी गई, और उस वजह से उस गूंज के विरोध में दूसरी गूंज आ गई जो अंडर करंट के तौर पर जिसने काम किया, और यही बात लोग पढ़ नहीं पाए। और उस जो पढ़ नहीं पाए का मतलब ये था 90% लोग जो हैं, हम सब जिसमें शामिल हैं, वो चूंकि कि साहब अब तो हरियाणा में सब कांग्रेस के लिए वावा है, लेकिन 10 बजे के बाद जो वावा धाधा में बीती है वो हम सब देख रहे हैं क्या हुआ। तो 50 से 51 सीटों पर अभी आगे है। और मैं जो आप सोच रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या मैं नोट कर रहा हूँ, तो मैं ये नोट कर रहा था कि कितनी सीटों पर 5000 से कम मार्जिन है, मतों से आगे पीछे का खेल चल रहा है अभी भी, अभी आज से 2 घंटे पहले तक, और अभी भी। अब आलम ये है कि अभी भी जो है 22 सीटों पर ये खेल चल रहा है, जिसमें 5000 से कम ज्यादा खेल है, जिसमें 22 में से 11 मार्जिन कम है। मतलब जो कांग्रेस कह रही है कि हमें वेट एंड वॉच की स्थिति है, हमें अभी विश्वास नहीं है कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं है, तो वो शायद आप ये कह रहे हैं कि कुछ कम हो सकता है मार्जिन। नहीं, मार्जिन कम नहीं हो सकता, क्योंकि अब ऐसा है दोनों ही जगह 11 इधर हैं, 10 इधर हैं, 21 एक। देखता हूं अच्छा, एक INDL को भी हो गया, वो INDL भी आ गया 600 कुछ वाले में। जयशंकर गुप्ता जी, जयशंकर सर और मनोहर लाल खट्टर कुछ कह रहे हैं सर, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। मनोहर लाल खट्टर को सुनते हैं। समझता हूँ कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था, और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था, पहलवान, किसान और जवान, ये मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में उतरी थी। आप क्या लगता है ये मुद्दा उनका चला नहीं? मुद्दा तो यही था। मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। तो किसानों के लिए और पहलवानों के लिए हमने क्या है, मनोहर लाल खट्टर को आपने बताया, सुना कि उन्होंने बताया कि जीत की वजहें क्या क्या रही बीजेपी के लिए। जयशंकर सर, क्या ऐसा तो नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंप कुछ ज्यादा ही हावी हो गया और कुमारी सैलजा का कैंप काफी कमजोर पड़ गया, इसलिए वो नाराजगी, ये अंतरकलह, गतिरोध की वजह से लोगों ने भी रियलाइज किया कि यहाँ तो बहुत उहापोह की स्थिति है, बीजेपी के खेमे में लोग चले गए? नहीं, देखिए, सैलजा का तर्क तो गलत था। अब चूंकि आप खुद ही लड़ी थी, लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, और उसके बाद वो कि हमको विधानसभा का भी चुनाव लड़ना चाहिए, ये तो कोई बात समझ में आने वाली नहीं थी। या तो आप पहले से ही तय कर लेती कि हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, हम उसी की राजनीति करेंगे, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन वो लड़े। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि कांग्रेस का इलेक्शन मैनेजमेंट ठीक नहीं है, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट से लेकर के काउंटिंग तक जो है वो है। तीसरी बात जो है कि हरियाणा में जाट डोमिनेंस जो दिखाई दे रहा था, जो इशूज भी कांग्रेस ने उछाले, वो सारे जाट किसानों के, चाहे जाट किसान हो, चाहे जाट जवान हो, चाहे जाट पहलवान हो जी, उन्हीं के इशूज उभर करके आए। इस बीच में बीजेपी ने बहुत ही सुनियोजित ढंग से साइलेंटली ओबीसी के बीच में काम करना शुरू किया। एक तो ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री बनाया नायब सिंह सैनी को, और उसके साथ जो है मैसेज दिया कि भाई जैसे उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है कि यादव डोमिनेंस हो जाएगा, उसके चलते बिल्कुल अन्य ओबीसी जातियां जो हैं कहीं और चली जाती हैं। उसको अखिलेश यादव ने पिछली बार तोड़ा लोकसभा के चुनाव में, उसका सबक राहुल गांधी नहीं ले पाए। अगर ठीक है कांग्रेस ने हरियाणा में भी उस ढंग की कोई राजनीति की होती कि सिर्फ जाट डोमिनेंस नहीं दिखाई देता और ओबीसी, ठीक है, जाहिर है गलतियां कई हुई होंगी और अब उन गलतियों को एनालाइज भी किया जाएगा, क्योंकि अब इसका जिक्र बार बार होगा। जब हार हो जाती है तो इस तरह की बातें होती ही हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, जाहिर तौर पर हरियाणा में आप लोगों ने शानदार परफॉर्म किया है, लेकिन क्या वजह रही कि जम्मू कश्मीर में जो उम्मीद आपकी पार्टी ने जताई थी कि 35 तो आ ही जाएंगे, 10-15 निर्दलियों को साथ ले लेंगे, सरकार बन जाएगी, लेकिन स्थितियां बिल्कुल उलट, सीधा जनादेश जो है वो एनसी और कांग्रेस गठबंधन को, सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? समीर जी, मुझे लगता है कि परिसीमन के बाद जिस तरीके से हमें अगर याद हो तो पिछली बार जब हम चुनाव लड़े थे 2014 में तो 37 में से 25 लेकर आए थे, इस बार 43 में से 28 पर अभी हम हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2-3 सीटों पर अभी जो है रुझान और हमारे पक्ष में जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा बेहतर हो सकता था, इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई
मतलब मैं कोताही नहीं बरतूंगा और ये भी नहीं कहूंगा कि ईवीएम की जो गिनती है वो थोड़ा स्लो चल रही है, लेकिन इतना है कि थोड़ा बेहतर प्रदर्शन और हो सकता था और चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती थी। लेकिन होता है कभी कभी जब आप एक एक्सटेंसिव कैंपेन में जाते हैं और लगातार चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रिडिक्ट करने में हो सकता है थोड़ी कमी पेशी रह जाती है। लेकिन हम फिर भी इतना इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में अभी कुछ और 1 घंटा और 1.5 घंटा है, उसमें हम जितना टैली उसको इंक्रीज कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे। और बाकी विकल्प भी सारे खुले ही हुए हैं कि जितने भी अदर्स में हैं लोग, देखते हैं क्या होता है भविष्य में। पूरी उम्मीद है कि हम वहां पर सरकार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कह दिया कि उमर अब्दुल्ला नेक्स्ट सीएम होंगे जम्मू कश्मीर के